मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने समास से संबंधित वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप सभी को समास के बारे में बताया था। समास का अर्थ क्या होता है, समास के कितने प्रकार होते हैं और साथ साथ संधि और समास में अंतर क्या क्या है, इससे अवगत कराया। इसके बाद हमने देखा कि समास के जो सामासिक पद हैं, जैसे समास विग्रह, सामासिक शब्द, ये सभी क्या हैं, ये सभी को देखे थे। और इसके बाद हमने प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद देखे और अन्य दृष्टियों से समास के भेदों को देखा। हम अव्ययी जो समास है इसको पूर्ण रूप से देख चुके थे। और एक और समास है तत्पुरुष समास। इसके जो विभिन्न प्रकार है इसको भी हमने देख लिया था। तो इन 6 प्रकारों से हम परिचित हो चुके थे। तो अब हम आते हैं दोस्तों हमारे तीसरे प्रकार का समास, जिसका नाम है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में आज हम पढ़ेंगे और ये मेरा आखिरी वीडियो है समास से संबंधित। इसके बाद ये क्या है, इस वीडियो में आपका पूरा समास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो समास का कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो जब कोई एक पद या खंड विशेषण का काम करता है या उपमा सूचक शब्द का काम करे तो कर्मधारय समास बनता है। आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इसको डबल अगर देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ आ जाएगा। तो जो कर्मधारय समास है उसमें एक पद या खंड विशेषण या फिर उपमा का काम करना चाहिए, उपमा सूचक शब्द होना चाहिए कोई एक खंड, तभी यह क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा। इसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हमने पढ़ा था कि जो तत्पुरुष समास है उनके भेद के रूप में कर्मधारय समास और द्विगु समास आते हैं। तो जो कर्मधारय समास है उसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, क्योंकि विग्रह जब हम इस समास का करते हैं तो इसके दोनों पद एक ही कारक या विभक्ति में होते हैं। तो दोस्तों एक ही कारक और विभक्ति में होने के कारण इसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहा जाता है। कारक से संबंधित वीडियो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में डाल दिया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट में। तो हम देखते हैं कि यह जो समास है तत्पुरुष समास का एक भेद है, अतः इस समास का भी उत्तर पद तत्पुरुष समास की तरह प्रधान होता है। यह जो समास है उसमें विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान की स्थिति के अनुसार बनते हैं। तो जो कर्मधारय समास होता है इसमें या तो विशेषण विशेष्य संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब ये विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं जल्दी से। तो विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो विशेषण हो गया, और जिस संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताया जाता है वह संज्ञा व सर्वनाम क्या हो जाता है, विशेष्य कहलाता है। तो जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विशेष्य। जैसे एक उदाहरण देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे मोहन सुंदर बालक है, मोहन सुंदर बालक है। अब इसमें जो बालक है वह विशेष्य है और सुंदर विशेषण, क्योंकि जो सुंदर शब्द है वो बालक की विशेषता बता रहा है। तो जो सुंदर है वो विशेषण हो गया और बालक क्या हो गया, विशेष्य।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब जैसे देखिए उपमेय और उपमान क्या होता है। तो विशेष और विशेषण को समझने के बाद हम इसको समझते हैं। तो उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। और उपमान जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। उदाहरण स्वरूप राधा रति के समान सुंदर है। तो राधा को किसके समान सुंदर बताया जा रहा है? रति के समान। अर्थात किसकी तुलना की जा रही है? राधा की तुलना किससे की जा रही है? रति से की जा रही है। तो हमने देखा कि जिसकी तुलना की जाए तो राधा की यहाँ पे तुलना हो रही है, इसलिए राधा क्या हो जाएगी? उपमेय। उपमान क्या होगा? जिससे तुलना की जाए, अर्थात राधा की किससे तुलना की जा रही है? रति से तुलना की जा रही है। तो उपमान क्या हो जाएगा? यहाँ पे रति हो जाएगी। उसी प्रकार उदाहरण देख लेते हैं। तो इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है। अब हम कर्मधारय समास की जो उदाहरण है इसको समझ लेते हैं। तो कर्मधारय समास में आपने देखा कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए मंद बुद्धि इसका उदाहरण है। तो मंद है जिसकी बुद्धि, ठीक है। तो यहाँ पे जो मंद है वह बुद्धि की विशेषता बता रहा है कि बुद्धि कैसी है? मंद है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कर्मधारय समास। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरणों को देख सकते हैं, जैसे नील गगन, नीला है जो गगन। महर्षि, महान है जो ऋषि। मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली। चरण कमल, चरण रूपी कमल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे चरण रूपी कमल अर्थात कमल चरण कैसे हैं? कमल के समान है। तो यहाँ पे जो चरण है वह क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, क्योंकि चरण की तुलना की जा रही है किससे? कमल से। तो कमल क्या हो जाएगा? यहाँ पे उपमान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे मृग नयनी है, तो मृग अर्थात हिरण, तो मृग के समान नयनों वाले। तो यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि जो नयन है वह कैसे हैं? मृग के समान है, ठीक है। तो इस तरह से मृग के नयनों के समान है। तो इस तरह से हम देखते हैं। आगे हैं कुपुत्र, तो कुत्सित है जो पुत्र। अधमरा, आधा है जो मरा। नील गाय, नीली है जो गाय। तो ये क्या हो गया? इसका उदाहरण हो गया। अब हम दोस्तों देखते हैं कि जो संबंध है उसके अनुसार से हम समास का पता लगा सकते हैं, कर्मधारय समास का। तो संबंध के आधार पर जो कर्मधारय समास है उसको हम 5 प्रकार से देख सकते हैं, अर्थात 5 प्रकारों में इसका संबंध दिखता है। पहला है, देखते हैं कि विशेषण और विशेष्य का संबंध, जहाँ पे प्रथम पद क्या है? विशेषण हो और दूसरा पद क्या है? या उत्तर पद विशेष्य हो। जैसे महाआत्मा, महात्मा, ठीक है। तो महात्मा किससे बना है? महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? महात्मा। तो यहाँ पे देखो, महान क्या हो जाएगा? यहाँ पे विशेषण, और आत्मा क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो इस तरह से अन्य उदाहरण देख सकते हैं। दीर्घायु, महाराज, अंधविश्वास, भला मानस, नील गाय, नीलकमल, काली मिर्च, कृष्ण सर्प। तो यहाँ पे जो पहला पद है वह क्या है? विशेषता बताने का काम करता है, विशेषण होता है। और दूसरा पद होता है वह विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। उसके बाद हम देखते हैं विशेष्य विशेषण संबंध। तो कर्मधारय समास में विशेष्य विशेषण संबंध रहता है। तो पहला विशेष्य अर्थात कोई संज्ञा या सर्वनाम रहता है विशेष्य के रूप में, और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम का क्या बताता है? विशेषता बताता है, ऐसा शब्द रहता है। तो उदाहरण स्वरूप देखते हैं, जैसे मुनिवर, पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम। तो यहाँ पे उत्तम क्या हो गया? विशेषण। पुरुष क्या हो गया? विशेष्य।
उसी तरह नराधम, देशांतर, ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद हम देखते हैं विशेषण विशेषण का संबंध, अर्थात यहाँ पे दोनों जो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों विशेषण विशेषण के रूप में होते हैं। जैसे मोटा ताज़ा, हृष्ट पुष्ट, सीधा सादा, नील लोहित, हरा भरा, इस तरह से हम देख सकते हैं। इसमें हम उपमेय और उपमान का संबंध भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ उपमेय उपमान का संबंध भी स्थापित हो रहा है। चौथा देखते हैं विशेष्य विशेष्य का संबंध। तो जैसे चरण और कमल, तो ये क्या है, विशेष्य है। तो विशेष्य क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम। तो चरण भी संज्ञा, कमल भी संज्ञा, तो ये क्या हो गया, विशेष्य विशेष्य का संबंध हो गया। मुख कमल, स्त्री रत्न, मुख चंद्र, भवसागर, कर किसलय, पुरुष सिंह, क्रोधाग्नि, विद्याधन, वदन सुधाकर, इस तरह से विशेष्य विशेष्य संबंध हो गया। ये भी कर्मधारय समास है। अब हम देखते हैं पांचवा उपमान उपमेय संबंध। तो जैसे चंद्रमुख, तो यहाँ पे चंद्र क्या है, उपमान है, क्योंकि चंद्र की तुलना किससे की जा रही है, मुख से। ठीक है, चंद्रमुख, अर्थात यहाँ पे देखते हैं कि जो चंद्र है, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्र से की जा रही है। तो यहाँ पे देखो, मुख क्या हो गया, उपमेय हो गया, और चंद्र क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम उपमान और उपमेय में अंतर देखते हैं। उसी तरह उदाहरण है बिंबोष्ठ, कंबुग्रीव, ये इसके उदाहरण हैं। इस तरह से दोस्तों हमने विभिन्न जो सामंजस्य रहता है विशेषण विशेष्य में और उपमान उपमेय में, इन सभी को देख लिया। तो निश्चित ही आप कर्मधारय समास को अब पहचान सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है, इसको देखते हैं। तो जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और जिसके समस्त पद या सामासिक पद से समूहों का बोध हो, वो इसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा में क्या बोला गया है कि जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, तो जो कर्मधारय समास होता है, अगर पूर्व पद संख्यावाचक बन गया तो वही समास क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। और इससे क्या है, ये जो द्विगु समास है, इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या है, समूहों का बोध होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, द्विगु समास। ठीक है, जैसे हम देखते हैं इक तारा, तो इक का मतलब एक होता है, इक तारा, ये क्या है, इक क्या है, यहाँ पे संख्या का बोध करा रहा है ना, संख्यावाचक विशेषण है। उसी तरह इकहरा, दुगुना, दोपहर, दुधारा, दुपट्टा, त्रिभुवन, त्रिदोष, तिकोना, चौमासा, पंसेरी, सप्त सिंधु, सतसई आदि, ये सभी क्या है, संख्यावाचक विशेषण हैं। ठीक है, तो इस तरह संख्यावाचक विशेषण है, इस कारण ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। अन्य उदाहरण को देख सकते हैं विग्रह करके। तो नवग्रह, नवग्रह में क्या हो जाएगा, नवग्रहों का समूह। तो यहाँ पे समूह को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे समूह या समाहार को बताया जाता है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास। उसी तरह त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समूह, त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार या समूह, शताब्दी, 100 अब्दियों का समूह, पंसेरी, 5 शेरों का समूह, सतसई, 7 पदों का समूह, चौगुनी, 4 गुनी, और त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह या समाहार। तो इस तरह से हमने द्विगु समास को देख लिया, इनके उदाहरण को। दोस्तों अब द्विगु समास के भेद को देखते हैं। तो द्विगु समास के दो भेद होते हैं, पहला है समाहार द्विगु समास और दूसरा है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। तो देखिए द्विगु समास का जो उत्तर पद है वह प्रधान होता है, क्योंकि द्विगु समास
मुख्य रूप से कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आता है। इसका उपभेद है, समझ लीजिए। तो हालांकि इसको हम अलग पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है, कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आता है। तो द्विगु समास में हम देखते हैं, तो द्विगु समास के दो भेद हैं। पहला समाहार द्विगु समास। समाहार का अर्थ होता है समुदाय, इकट्ठा होना, समेटना। तो जहाँ समुदाय का बोध होता है वहाँ पे समाहार द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, पंचवटी, 5 वटों का समाहार आदि। उत्तर पद प्रधान द्विगु समास दूसरा है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो उत्तर पद है वह प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान नहीं होता। जैसे दु माता अर्थात 2 माँ का, दुसुती 2 सूतों के मेल से, पंच प्रमाण, पंच हत्थड़ आदि, ये सभी क्या है, इनके उदाहरण हैं। एक बात आपको ध्यान देना है कि जो तत्पुरुष समास है उसके उपभेदों में जो समस्त पद है या समासिक पद है, इसका लिंग निर्णय उत्तर खंड के अनुसार होता है। तो जैसा हमने देखा कि तत्पुरुष समास के उपभेदों के रूप में हम कर्मधारय और द्विगु समास को देखते हैं। तो जो तत्पुरुष समास है उसमें उत्तर पद प्रधान रहता है, तो द्विगु और कर्मधारय में भी क्या रहेगा, उत्तर पद प्रधान रहेगा। और उत्तर खंड के अनुसार हम लिंग का निर्धारण करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने बोल दिया स्त्री रत्न यहाँ पे दिया है, तो स्त्री आगे में है, पूर्व पद है, और रत्न क्या है, उत्तर पद है। लेकिन जो स्त्री रत्न है इसका लिंग का निर्धारण कैसे करेंगे, दूसरा जो पद है रत्न के आधार पर करेंगे। तो यहाँ पे रत्न क्या है, पुल्लिंग है, इस कारण स्त्री रत्न क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब हम देखते हैं 5वां समास, जिसका नाम है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा या युग्म। भाषा में कई युग्म शब्द होते हैं और उनका विग्रह करने पर अगर हम देखते हैं तो विग्रह करने के बाद हमें इनके बीच और मिल जाता है या अथवा और या मिलता है। तो इन दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है। तो अगर हम किसी समासिक शब्द का विग्रह करें तो समास विग्रह करने पर ये शब्द हमें मिल जाए उन शब्दों के बीच, और इन दोनों शब्दों में हम देखते हैं कि जो 2 पद हैं, उत्तर पद और पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों की प्रधानता इसमें पाई जाती है। अब तक हमने देखा तत्पुरुष समास, साथ में हमने देखा कर्मधारय और द्विगु, इनमें उत्तर पद की प्रधानता थी। लेकिन जो द्वंद्व समास है इसमें दोनों जो पद रहते हैं वे प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला है इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व समास। दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास, और तीसरा आते हैं जिसका नाम है समाहार द्वंद्व समास। तो पहला देखते हैं इतरेत्तर द्वंद्व समास। इतरेत्तर द्वंद्व कहने का अर्थ क्या है, इतरेत्तर का अर्थ होता है परस्पर, एक साथ। तो यह जो है वह समस्त पद या सामासिक पद में और का लोप करने से बनते हैं। तो अगर कोई जो सामासिक पद है इसमें और का लोप है तो यह क्या कहलाएगा, इतरेत्तर द्वंद्व समास कहलाएगा, और उसका दोनों पद प्रधान होना चाहिए तब। जैसे माँ और बाप से क्या बन गया, माँ बाप। स्त्री और पुरुष से क्या बन गया, स्त्री पुरुष। तो यह जो सामासिक शब्द है स्त्री पुरुष, इसमें क्या छुपा हुआ है, और छुपा हुआ है। इस कारण यह जो स्त्री पुरुष जो सामासिक शब्द है यह क्या है, इतरेत्तर द्वंद्व समास है। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, भाई बहन, भाई और बहन, अन्न जल, अन्न और जल, आचार व्यवहार, आचार और व्यवहार। उसी तरह नीचे ऊपर, आगे पीछे, लोटा डोरी, बाप दादा, भला बुरा, आना जाना, छल कपट, बेटा बेटी, सीता राम, राधा कृष्ण, सीधा सादा,
इन सभी में हमें इतरेत्तर द्वंद्व समास मिलता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास में एक विकल्प के रूप में उपयोग हो। तो विकल्प का उपयोग कब होता है? जब किसी शब्द के बीच क्या आया, या आए अथवा का प्रयोग हो। तो इस रूप में हम देखते हैं, जैसे थोड़ा बहुत, तो थोड़ा या बहुत। उसी तरह सुख या दुख का क्या हो जाएगा? सुख दुख। पाप या पुण्य का क्या हो जाएगा? पाप पुण्य। धर्म या अधर्म का क्या हो जाएगा? धर्माधर्म। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक शब्द का विलोम शब्द उपयोग हुआ है। तो ऐसे में क्या है, विकल्प के रूप में आ रहा है, तो ये क्या हो गया? वैकल्पिक द्वंद्व समास हो गया। इसमें या और अथवा आ रहा है। तो अन्य उदाहरण है आय व्यय, राग विराग, जीवन मरण, सर्दी गर्मी, यश अपयश आदि। तो ये क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व के उदाहरण हैं। तीसरा आते हैं समाहार द्वंद्व। तो समाहार द्वंद्व में हम देखते हैं कि ऐसे युग्म बनते हैं जिनसे दो पदों के अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी अर्थ निकलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? समाहार द्वंद्व। तो हम देखते हैं कि ऐसे समासिक शब्द होते हैं, दोनों पदों के अर्थ के अतिरिक्त अगर हम उन दोनों पदों को देखें तो वास्तव में उसका अर्थ क्या हो गया? अन्य होता है, अतिरिक्त अर्थ उसका निकलता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बोल दूं दाल रोटी, तो इसका जब हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तो क्या हो जाएगा? दाल और रोटी। तो आप कहेंगे इसमें और आ रहा है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? इतरेत्तर समास। ये इतरेत्तर समास, इतरेत्तर द्वंद्व समास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दाल रोटी कहने का अर्थ यह है, अर्थात घर का सामान हो रहा है। इस कारण क्या हो जाएगा? समाहार द्वंद्व हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे सेठ साहूकार बोल रहा है, तो इसका विग्रह हो जाएगा सेठ और साहूकार, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है वह है सब तरह के धनी लोगों से है। सेठ साहूकार का मतलब क्या हो जाएगा? सब तरह के धनी लोग। उसी तरह बाल बच्चे का अर्थ क्या हो जाएगा? सारा परिवार। लेन देन का अर्थ क्या हो जाएगा? परस्पर व्यवहार आदि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, इनके अतिरिक्त इसका जो मूल अर्थ रहता है उसके अतिरिक्त ये अलग अर्थ प्रदान करते हैं। एक बात आपको नोट करना है कि जो द्वंद्व समास है इसमें प्रायः स्त्रीलिंग पद पूर्व पद होता है। हम हर शब्द नहीं होता, लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि जो स्त्रीलिंग पद होता है वह पूर्व पद आता है, पहले आता है। जैसे गौरी शंकर, राधा कृष्ण, गोपी कृष्ण, सीताराम, स्त्री पुरुष, नाक कान, गाय बैल, माता पिता, माँ बाप। इस तरह से देखते हैं कि प्रायः जो पूर्व पद होता है वह क्या है? स्त्रीलिंग आता है। और हम यह भी देखते हैं थोड़े अक्षरों वाला पद भी पहले आता है। तो हम समझ सकते हैं ये द्वंद्व समास है। जैसे धन दौलत, आय व्यय, सेठ साहूकार। तो इसमें देखिए सेठ का जो अक्षर है वो साहूकार से ज़्यादा है, आय का व्यय से कम है, धन का दौलत से कम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि थोड़े अक्षर वाला जो पद है वो पहले आता है। इस तरह से हम इसके लक्षण देख सकते हैं। अब हम आखिरी समास की तरफ आते हैं दोस्तों, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास को हम समझते हैं। तो बहुव्रीहि समास का हम देखते हैं कि जब दो शब्द मिलकर अर्थात समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का, कोई तीसरा शब्द का विशेषण बन जाए। बोलने का अर्थ यह है कि जब दो शब्द समासिक रूप में बनकर, समासिक शब्द बनकर, वह मुख्य अर्थ प्रतिपादित न करके कोई तीसरा अर्थ प्रतिपादित करे, अर्थात तीसरा अर्थ की विशेषता बताए, विशेषण बनकर क्या किया जाता है? विशेषण बताता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। यह जो समास है इसमें दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता। तो यह आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूर्व पद या उत्तर पद कोई भी प्रधान नहीं होता।
इसमें अन्य अर्थ निकलता है, ठीक है। तो समस्त सामासिक पद का, समस्त पद या सामासिक पद का किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद द्वारा किया जाता है। अगर हम विग्रह करने लगें तो विग्रह में हम देखते हैं इसमें वाला, वाली, जो, जिस, इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। तो उदाहरण स्वरूप देखते हैं दोस्तों, जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। आशुतोष, आशु अर्थात शीघ्र हो जाता है जो, तोष अर्थात संतुष्ट, वो क्या है, शिव जी। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, वह है शिव जी। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमौली का जो मौलिक अर्थ है, मूल अर्थ है, वह है चंद्र है मौली पर जिसके, लेकिन यहाँ पे इसका एक अलग इशारा हो रहा है। यह जो शब्द है चंद्रमौली, यह किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, शिव जी को बता रहे हैं। इस कारण इसमें दोनों पद, चंद्र और मौली, दोनों पद यहाँ पे अप्रधान है, प्रधान नहीं है। उसी प्रकार चंद्रचूड़, चंद्र है जुड़ा पर जिसके, शिव जी। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, वह है शिव जी। उमेश, उमा का है इश जो, वह है शिव जी। शूलपाणी, शूल है पानी में जिसके, वह है शिव जी। इसी प्रकार अन्य है तिरंगा, तो तीन है रंग जिसमें, वह है राष्ट्रध्वज। तो तिरंगा, तो वैसे तो हम तिरंगा को कई रूप में ले सकते हैं, अलग अलग रंग, लेकिन हम तिरंगा किसको कहते हैं, राष्ट्रध्वज के अर्थ में देखते हैं। तो इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि ये जो शब्द हैं जिनका मूल अर्थ क्या हो जाएगा, मूल अर्थ न ग्रहण करके ये क्या है, एक रूढ़ अर्थ में प्रयोग हो गया है। जैसे शाखा मृग, शाखा पर दौड़ता है जो मृग, वह है क्या है, बंदर। तो बंदर के लिए ही शाखा मृग का प्रयोग क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है। तो रूढ़ शब्दों को हम क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोला जाता है, ये समझ सकते हैं। जैसे वक्रोदर, तो वक्र है उदर जिसका, अर्थात गणेश। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो केवल जो लंबोदर है वह गणेश जी के लिए रूढ़ अर्थ हो गया है, रूढ़ प्रयोग हो गया है, इस कारण हम क्या बोलते हैं, इसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। दिनेश, दिन है ईश जो, तो वह क्या हो जाएगा, सूर्य। तो इस तरह से हमने बहुब्रीहि समास के उदाहरणों को देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो बहुब्रीहि समास है, अगर हम विग्रह करें तो कारक के अनुसार होने, विग्रह होने से इसके भी कारकी भेद हो सकते हैं। तो कारक के अनुसार जो बहुब्रीहि समास है उसके 6 भेद होते हैं। अब ये भेद कौन कौन से हैं, इनको हम लाइन से देखेंगे। तो पहला है कर्ता बहुब्रीहि। तो कर्ता बहुब्रीहि में क्या हो जाता है, जो कर्ता का कारक रहता है वह स्पष्ट होता है। कर्ता का कारक क्या होता है, ने। तो ने, को से का, में है, ये सभी क्या है, कर्ता, कर्म, ये जो भी जितने भी कारक आते हैं इनके क्या हो जाते हैं, विभक्ति चिन्ह हुए, है ना। तो कर्ता बहुब्रीहि में क्या होगा, कर्ता का विभक्ति चिन्ह आएगा विग्रह करने पर। तो जितेंद्रिय, जीत ली है इंद्रिया जिसने, अर्थात क्या हो जाएगा, जितेंद्री, है ना। तो जितेंद्री क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे जो, जिस, जिसने, ये सभी आ रहा है। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं प्रकार, तो दूसरा है करण बहुब्रीहि। तो कृत कार्य अर्थात किया गया कार्य जिसके द्वारा, तो यहाँ पे देखिए करण में क्या आता है, द्वारा, ठीक है। कारण आता है कार्य करने का, जो किसके कारण के किया गया, तो किया गया है कार्य जिसके द्वारा, करण बहुब्रीहि। संप्रदान बहुब्रीहि में देखते हैं तो दत्त धन, दिया गया है जिस धन जिसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, दत्त धन, दिया गया है धन जिसके लिए। तो यहाँ पे के लिए कारक चिन्ह आ रहा है। अपादान बहुब्रीहि, निर्जन, निकल गए हैं जन जहाँ से, तो यहाँ पे जो से आ रहा है वो अलगाव के भाव को दर्शा रहा है, इस कारण यहाँ पे अपदान बहुब्रीहि हो जाएगा। विमल, हट गया है मैल जहाँ से,
तो यहाँ भी अलग होने का भाव दर्शा रहा है, इस कारण अपादान बहुव्रीहि। इसके बाद देखते हैं संबंध बहुव्रीहि। पांचवा है संबंध बहुव्रीहि। तो इसमें जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, तो यहाँ पे देखिए संबंध में का, के, की आता है, तो इस कारण पीला है वस्त्र जिसका, तो यहाँ पे का आ रहा है, तो क्या हो जाएगा संबंध बहुव्रीहि। मीठ बोला, मीठे हैं बोल जिसके, तो ये क्या हो जाएगा संबंध बहुव्रीहि। इसके बाद छठवा देखते हैं अधिकरण बहुव्रीहि। तो अधिकरण बहुव्रीहि में देखो उदाहरण, पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में, तो ये क्या हो जाएगा अधिकरण। अधिक में किस में आता है, अधिकरण कारक में आता है, इस कारण क्या हो जाएगा अधिकरण बहुव्रीहि। बहुव्रीहि ये क्या है, उदाहरण रूप में देखते हैं बहुव्रीहि। बहुत है चावल, व्रीहि को चावल बोला जाता है, तो बहुत है चावल पात्र में, तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बहुत है चावल पात्र में बोल रहा है, तो चावल किस में रहता है, खेत में। चावल का जो पौधा रहता है किस में रहता है, खेत में, तो बहुव्रीहि मतलब क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा। तो इस तरह से बहुव्रीहि क्या है, उदाहरण है। और बहुत है चावल खेत में, इसका क्या किए, तो में क्या आ रहा है, अधिकरण कारक में आता है में, है ना, तो ये अधिकरण बहुव्रीहि हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने इन सभी समासों को देख लिया और निश्चय ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आप सभी को समझाने के लिए भरपूर प्रयास किया है, ताकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हों या जितने भी कॉलेज में जो भी एग्ज़ाम हों आपके हिंदी सब्जेक्ट में, वो आप अच्छे से क्लियर कर सको। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।